ठीक है जी। दोबारा से सभी को गुड मॉर्निंग, क्योंकि रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट की है। तो आज हम लोग बहुत अच्छा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एलएलपी एक्ट 2008। मैं ना बच्चों की कुछ कमियां बताता हूँ, स्टूडेंटों की, क्लास शुरू होने से पहले। पढ़ाते हुए काफी समय हो चुका है, 12 साल हो गए। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, लगभग 58 से 60 बैच फाउंडेशन के पढ़ा चुके हैं, 58 to 60 बैचेस। पहले ऐसी ये कमी नहीं थी, अभी ये कमी आ रहे हैं बच्चों में, देखने को मिली है मुझे जब से ये सीए फाउंडेशन आया है। उससे पहले सीपीटी हुआ करता था, पता है सबको। तो सीए फाउंडेशन आया तो पहले सीपीटी के अंदर क्या होता था, जब हम लोग पहले पढ़ाते थे तब 3 ही चैप्टर हुआ करते थे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो भी यूनिट नंबर 1 to 6, कंटिजेंट तक। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 4 यूनिट, पार्टनरशिप एक्ट 3 यूनिट। 40 नंबर का होता था ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर विद नेगेटिव मार्किंग। पहले बड़े तगड़े नंबर आते थे बच्चों के। एक तो ऑब्जेक्टिव 3 ही, वो 40 में 40, 40 में 38 मारते थे। उसके बाद इंस्टीट्यूट को समझ में आ गया ये तो बहुत ही इजी हो गया है मामला, मजा नहीं आ रहा। इंस्टीट्यूट ने सीए फाउंडेशन दिया। सीए फाउंडेशन में इंस्टीट्यूट ने जब दिया, न्यू सिलेबस से पहले की बात कर रहा हूं, ये जो अभी का न्यू सिलेबस है इसकी नहीं। तब आया क्या, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट दिया। साथ में दे दिया आपको कंपनीज एक्ट थोड़ा सा और एलएलपी एक्ट थोड़ा सा। ओवरऑल सिलेबस 60 मार्क्स, 40 का वो इंग्लिश वाला पार्ट हुआ करता था। बच्चा क्या करता था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फुल पढ़ लिया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जिसने कॉन्ट्रैक्ट फुल पढ़ लिया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट उसके लिए बच्चों का खेल हो जाता है। पार्टनरशिप एक्ट भी कहीं ना कहीं इजी है। वो एलएलपी को हमेशा हल्के में लेके गया, हमेशा। यहाँ अगर एक दो कुछ रिपीटर बच्चे हैं कुछ, तो उनको भी ये बात पता है जो मैं बोल रहा हूँ। वो एलएलपी को हल्के में लेके गया। ये तो छोटा सा ही है, कितने है, 22-20 पेज का ही होगा इंस्टीट्यूट की बुक में, क्या करेंगे इसको करके, है ना। अब की बार न्यू सिलेबस के अंदर आपका सिलेबस कैसे है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में 9 यूनिट हमने पढ़ लिए पूरे। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। उससे पहले पहला चैप्टर है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, पूरा पढ़ लिया। बहुत प्यार तरीके से अच्छे से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, वो अगर घर पे पढ़ा होगा तो वर्ड टू वर्ड समझ आ गया होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 9 के 9 यूनिट हम लोगों ने कवर किए। इसके बाद सेल्स और पार्टनरशिप एक्ट, ये भी बच्चा कर ही लेता है। और जैसी बात एलएलपी की आती है ना, तो एलएलपी में बच्चा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक तो वो बच्चा, अरे यार ये तो आसानी होगा बाद में कर लेंगे, पार्टनरशिप ही तो है, उसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ के ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो एलएलपी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की तरह बिल्कुल भी नहीं। दूसरे टाइप का बच्चा होता है जो इससे डरने लग जाता है, पता नहीं क्यों डरता है, या टीचर्स एक्सप्लेन नहीं करते, मेरे को समझ नहीं आता। तो आपको इसीलिए क्लास की शुरुआत होने से पहले बता दे रहा हूं कि इस चैप्टर को भी उतने ही तरीके से, उतने ही मतलब क्या बोलते हैं, डेडिकेशन से पढ़ना है जितने आपने बाकी के चैप्टर्स अभी तक पढ़े। ठीक है, जितने आपने अभी तक बाकी के चैप्टर्स पढ़े, पूरा डेडिकेशन होना चाहिए। बहुत बड़ा नहीं है, इसीलिए मैं ऐसे वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेन करूंगा, बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा, आप लोगों को मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है, ये क्या कहता है, एलएलपी एक्ट 2008। पहले इंट्रोडक्शन से बात करेंगे, लिखवाऊंगा भी, लेकिन थोड़ा सा पहले क्लास की शुरुआत करते हैं समझने से। पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, सिर्फ एक एक्ट हुआ करता था, एक्ट का नाम था इंडियन, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट।
तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जब हुआ करता था, जिन्होंने पढ़ा है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, जितना अभी बता रहा हूं वो अच्छे से देखना। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये बात बताता है, पार्टनरशिप की एक डेफिनेशन होती थी, सेक्शन नंबर 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि ये कहता था कि पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू और मोर पर्सन, टू और, ठीक है, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का रिलेशनशिप होता है। वायर का बड़ा प्रॉब्लम है। चल दे यार। या सेल खत्म हो गया इसका, सेल पूरा बोला था। आ जाओ। टू और मोर पर्सन, ठीक है, पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीज टू ट्रांसफर द शेयर ऑफ ए प्रॉफिट। पार्टनरशिप में क्या होता है, आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं, या तो वो करते हैं इक्वल रेशियो, या पार्टनरशिप डीड में जो लिखा होता है, ये सब आप जानते हो। अच्छा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन के अंदर एक बात थी कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है, और वहीं एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। कुल मिलाकर ये बताना है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? तो वहां दिक्कत क्या आती थी, जैसे कि ये 5 पार्टनर है, ए बी सी डी ई। ए ने बी ने कोई एक्टिविटी करी, उसके लिए लाइबिलिटी जो है वो बाकी के तीनों की भी अराइज हो जाती थी या नहीं? क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप था, और इसको कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। क्या कहते हैं? तो यार यहां पर ना परेशानी थी यार, ए और बी की एक्ट हो गया, और सी डी और ई जो है वो भी परेशान हो रहे हैं उसकी वजह से। पहली दिक्कत तो ये थी। क्लियर है? दिक्कत नंबर 2, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर नोट अभी किसी को कुछ नहीं करना, कोई नोट नहीं करेगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर हर पार्टनर की जो लाइबिलिटी थी वो मेरे बच्चे अनलिमिटेड हुआ करती थी। कौन सी लाइबिलिटी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी हुआ करती, हर पार्टनर की लाइबिलिटी। मतलब कि 8-10 साल तक पार्टनर रहे, पैसा कमाया कुमोया, ठीक ठाक कमा लिया, और जब पैसा कमाया बाद में कोई ऐसी दिक्कत आ गई, कोई बड़ी मेजर दिक्कत आई, तो आज पार्टनरशिप को बंद करने की कगार हो गई। तो जब बंद करेंगे तो सारा पैसा चुकाया जाएगा, और जब पैसा चुकाने की बारी आए तो घर के बर्तन भी बेचने पड़े। तो क्या फायदा हुआ ऐसी पार्टनरशिप का? हुआ, लेकिन कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। चलो तीसरी बात देखते हैं। तो आगे बात समझ। पहली क्या थी? पहली बात, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट था पार्टनरशिप की डेफिनेशन के अंदर, जो कहता था म्यूचुअल एजेंसी। क्या कहता था? म्यूचुअल एजेंसी। तो जो म्यूचुअल एजेंसी होती थी उसका मीन्स होता था रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। यहां तक ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? तो कोई और पार्टनर अगर कोई एक्टिविटी करता था तो फिर हमारे ऊपर भी ये बात जाती थी। दूसरा वाला एक नेगेटिव पॉइंट क्या था पार्टनरशिप एक्ट में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में? मैं बार बार पूरा बोल रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, एलएलपी की या आईपीए। आईपीए मींस इंडियन
तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती थी वो क्या होती थी? अनलिमिटेड। ये भी एक समस्या। अब जैसे आप लोगों से बोला जाए कि आप लोग उतनी फीस दो जितने में हमारा पेट भरे, तब तक देते जाओ जब तक हमारा पेट, जैसे आज मूड में आए वो सब 5-5 हजार ले आना है, बैंक में पैसे कम है, तुम बोलो सारा ही अच्छा है, कंसर्ट 100 रुपए का नहीं पढ़ाता और 5-5 हजार रुपये मांग लेता, समझ रहे हो? और यहाँ तो फिर भी फीस ले रहा है और यूट्यूब पे तो फ्री में दे रहा है ना? सोचा है किसी ने? यस। दूसरी बात, अरे यूट्यूब के बच्चे अलग होते हैं और आप लोगों का अलग है। एक आंख से आंख मिला के फेस टू फेस बैठे हुए, मैं ये नहीं कह रहा वहां ड्रॉबैक है, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, दूर भी बैठे हैं कई बच्चे, कईयों को अब समझ में आने लगा है, तो बहुत सारे बच्चे हैं, मैं थैंक यू बोल रहा हूँ आप लोगों को, सामने बैठे लोग बहुत रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना मिलेगा। ठीक है, मोटिवेशन आ रहा है और आप लोगों का बहुत साथ है। तो अब आप लोग फीस दे रहे हो, आप सबकी लिमिटेड फीस है या नहीं? कभी बोला है सर ने आके यार थोड़ा सा 2-2 हजार देना जरा? नहीं बोला है। वो ये सोचता है तुमसे फीस ही आ जाए वही बहुत है। क्लियर है? तो आप लोगों की लिमिटेड लाइबिलिटी है, तो अच्छी बात है, लाइबिलिटी आप हमारी क्या होनी चाहिए, वो लिमिटेड लाइबिलिटी। बट पार्टनरशिप एक्ट में लाइबिलिटी क्या थी? ऑल वेल, दो बातें हो गई, सब अच्छे से सुनना। तीसरी बात, भाई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या होता था? सिंपल, ऊपर वाली जो डेफिनेशन मैंने बताई, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीज to share the profit of a business carried by all or any of them acting for all. Carried by all or any of them acting for all का मतलब रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड, ये डेफिनेशन था। तो उस डेफिनेशन का एक और ड्रॉबैक क्या था? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप मात्र बन जाती थी कैसे? अब सर ये एग्रीमेंट शब्द आप लोगों ने हमें पढ़ाया हुआ है, सेक्शन नंबर 2E क्या कहता है? सर एग्रीमेंट का वही डेफिनेशन, और फिर कॉन्ट्रैक्ट का क्रिएशन कैसे होता है? मतलब कि क्या सर आप ये कह रहे हो कि पार्टनरशिप एक्ट ओरल, पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरली बन सकता है? तो यस, बन सकता है। तो वहां ये और समस्या आती थी, समस्या क्या? पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होता था या नहीं होता था? रजिस्ट्रेशन वॉज, तो जहां रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है वहां झगड़ा होने की उम्मीद बहुत ज्यादा है, वहां दिक्कतें होने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। तो रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल था तो ये भी गड़बड़ है, तो नहीं जी, मना किया। अब आए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अलावा, पता है आपको ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हटा नहीं है, ये हटा अभी ये चल रहा है। जिसको नॉर्मल एग्रीमेंट बनाना है बना लो, और जिसको पूरी कंप्लायंसेस को फॉलो करना है, कंप्लायंसेस मतलब रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना, एलएलपी आओ, तो एलएलपी के अंदर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। क्या है? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। आया कुछ समझ में? अब यार एक बात बताओ, जिसका खुद कोई अता पता नहीं है, मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन ही ऑप्शनल है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? आपको यहाँ कितने बच्चे हैं जिन्होंने कंपनीज एक्ट पढ़ा हुआ है? बाकियों ने अभी नहीं पढ़ा। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो हम अभी क्लास में करेंगे, एलएलपी के बाद देखते हैं कि क्या स्टार्ट करना। कंपनीज एक्ट की कई सारी मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताऊंगा, कई सारी कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा, और आपने पक्का पढ़ी हुई है, 100% पढ़ी है। कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सुना है किसी ने? ये तो 11th क्लास में पढ़ लिया था। कंपनी का लिमिटेड लाइबिलिटी, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक थी।
सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक उठकर जो है वो एलएलपी को मिल जाती है। पता है क्यों? क्योंकि जब एलएलपी एक्ट आया ना 2008, तो अब एक्ट आया तो पता लगा, बात करी गई, भाई इस एक्ट का संचालन कौन करेगा? हर एक्ट का कोई संचालन करता है ना। संचालन मतलब उस एक्ट को के ऊपर नजर कौन रखेगा? तो कंपनीज एक्ट में कंपनियों पे नजर रखती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसी। कंपनी भी बिजनेस करती है। एलएलपी में भी ऑलमोस्ट, एलएलपी जब आप पढ़ाऊंगा मैं अगली 2 क्लास 2.5 क्लास जब हम देखेंगे 2-3 क्लास में, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, एक तरीके से छोटे लेवल की कंपनी ही है एलएलपी। एक तरफ से एक तरीके से छोटे लेवल की कंपनी ही है एलएलपी, समझ रहे हो? तो कंपनी की सारी कैरेक्टरिस्टिक एलएलपी को मिल गई, 2-4 छोड़कर 2-4 और ऐड हो जाती है। आया कुछ समझ में? तो मुझे ये बताना है, जब कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक एलएलपी को मिली और कंपनीज एक्ट का संचालन करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो उस समय क्योंकि नया एक्ट आया, भारत की सरकार ने इस एक्ट का संचालन भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को दिया, दैट कि आप ही इसका संचालन करो। मतलब एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और रजिस्ट्रेशन भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है ना आरओसी के पास जाके, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाके, इसका भी रजिस्ट्रेशन वैसे ही होता है। आ जाओ देखते हैं। क्या है ये आ क्यों नहीं रहा? चलो बेटे, ये आ गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। देखो ये आपको दिख रहा है, लॉगिन पेज आ गया, वो वाला पेज कहाँ गया? देखो ये पहला पेज है, माई जीओवी मेरी सरकार एम्पावरिंग। देखो यहां पर ये चौथा पॉइंट, चौथा डब्बा ये वाला, क्या है ये? रजिस्टर योर एलएलपी। आ रहा है चौथा बॉक्स। पहला क्या है? रजिस्टर योर कंपनी के फॉर्म्स। जैसे आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराओगे तो एक फॉर्म भरना पड़ता है INC 32, तो वो ये यहां जाके ले लो। क्लोज करनी है अपनी कंपनी, तो इतना सा तो है, तो बाथरूम में बार बार जाता है, डूब जाएगा। ठीक है, एक तीन बार पता नहीं क्या हो जाता है इसको। चलो आ जाओ। अभी कंसेप्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ, मैंने ये सुन के चले जा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, तब सुनो, गाली बाद में दियो। रजिस्टर योर कंपनी। दूसरा, कंपनी फॉर्म्स डाउनलोड। तीसरा देखो लिखा है क्लोज योर कंपनी। चौथा क्या है? रजिस्टर योर एलएलपी और क्लोज योर एलएलपी। क्लोज मतलब वाइंडिंग अप। तो कुल मिलाकर हर वो काम जो कंपनी पे एप्लीकेबल होता है, मोटा मोटा एलएलपी पे भी होता है। तो अगर किसी ने कंपनीज एक्ट पढ़ लिया पूरा, जब भी जिसने पढ़ लिया वेल एंड गुड है, जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। ठीक है, अभी तुरंत एलएलपी के तुरंत बाद जो है मैं मन कर रहा है कंपनीज एक्ट ही देखें, नेगोशिएबल। बेटे वेट करवाऊंगा, अभी आराम करो। देख होगा सब, इस अप्रैल में मोटा मोटा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो। लंबी लंबी क्लासेस भी हो रही हैं तुम लोगों की, बड़ी बड़ी। पर ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, साथ में रहो। 1 घंटे बाद चूचा नहीं, वैसे तुम लोग नहीं करते, तुम लोग बैठते हो, मैंने देखा है हमेशा। सर आप जो पढ़िए नहीं नहीं नहीं, अच्छा पढ़ाता हूँ इसीलिए होता है।
ठीक है, तो जोकरों की जरूरत नहीं है, वो जरूरी होता है, एक वर्ड कुछ थोड़ी सी कॉमेडी जरूरी होती है, बट मेन पॉइंट है आपकी डिलीवरी, आपका पढ़ाने का तरीका, वो आपको समझ में आया था तो बस बहुत है। सुनना, जो कंपनी पे एप्लीकेबल है वो हर चीज एलएलपी पे मोटा मोटा एप्लीकेबल है, बहुत सारी चीजें नहीं भी है, तो जो नहीं है तो दोनों एक्ट पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल देखो हमने क्या समझा, मैंने ये समझाया आप लोगों को कि एलएलपी का जो एक्ट है वो एक्ट आया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो सर वो एक्ट लाए क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पार्टनरशिप का एक एक्ट 1932 में बना हुआ था। तो मैंने इसको जस्टिफाई किया आज की क्लास को शुरू करते ही। जस्टिफाई कैसे किया कि भाई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल था और यहां पर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। सर कहां पर करवाएं? तो एमसीए में जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहां आरओसी बैठा होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, वो आपकी एलएलपी को रजिस्टर करेगा। तो एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन बहुत मैंडेटरी है, जरूरी है, मैं बताऊंगा प्रोसीजर क्या होते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने कर लिया। अब रजिस्ट्रेशन को एक डिफरेंस समझ में आया। दूसरा डिफरेंस क्या होता था भाई, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में म्यूचुअल एजेंसी होती थी, बट यहां पर म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती। मतलब एक एलएलपी का मेंबर अपनी फर्म के लिए लाइबल होता है, फर्म मेंबर के लिए लाइबल होती है, मेंबर सॉरी नॉट मेंबर, गलती से वर्ड बोला। एलएलपी का पार्टनर अपने फर्म के लिए लाइबल होता है, फर्म अपने पार्टनर के लिए लाइबल होती है, लेकिन एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की गई एक्टिविटी के लिए लाइबल, लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा होता था। क्लियर है? तो ये कुछ मैंने आपको डिफरेंसेस बताए। और अब सुनो जी, स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे हाँ बेटा, म्यूचुअल एजेंसी अलग है, पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन कहता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अलग है। पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन कहता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए लाइबल होता है। मतलब वहां ना मैं आपको टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ाऊंगा, एक्टिव और स्लीपिंग। तो स्लीपिंग पार्टनर फर्म में नहीं आता, लेकिन फ्यूचर में एक्टिव ने कोई काम किया तो स्लीपिंग उसके लिए लाइबल होता है। उन्हीं टाइप्स ऑफ पार्टनर की वजह से पार्टनरशिप को डेफिनेशन दिया गया म्यूचुअल एजेंसी का। लेकिन एलएलपी में ऐसा कुछ नहीं होता है। एलएलपी में बोला गया है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की एक्टिविटी के लिए लाइबल नहीं होगा, एक पार्टनर अपने फर्म के लिए लाइबल होगा, फर्म अपने पार्टनर के लिए लाइबल होगा। और डिटेल में बात करेंगे चैप्टर में, ठीक है? तो स्टार्ट करें जी। अब सुनो, अभी नोट भी करवाऊंगा काफी कुछ, लेकिन पहले इसका एक सिनेरियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, कॉपी पेन सब लाए हो ना? ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑन 7 जनवरी 2007 को ये नोटिफाइड हुआ। कब नोटिफाइड हुआ? 7 जनवरी 2007 को, 9 जनवरी 2007 को पार्लियामेंट ने पास किया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बिल। कब? 12 दिसंबर 2008 को। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज एसेंटेड द बिल ऑन 7 जनवरी 2009 एंड कॉल्ड एज द एलएलपी एक्ट 2008। सही है भाइयों? एलएलपी एक्ट होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, याद रखना। इस एक्ट में टोटल 81 सेक्शंस हैं एंड 4 शेड्यूल्स हैं। कंपनीज एक्ट के अंदर 470 सेक्शन, नॉट 7, 470 सेक्शन है, 29 चैप्टर है और 7 शेड्यूल है। एलएलपी एक्ट में 81 सेक्शंस हैं, 4 शेड्यूल है। आपको फाउंडेशन में नहीं पढ़ने पूरे 81 सेक्शन, फाउंडेशन में आपको पूरे 81 नहीं पढ़ने, बहुत थोड़ा सा है। हाँ, ये एक्ट दोबारा आपको इंटर में देखने को मिलेगा। इंटर में पूरे 81 पढ़ने पड़ेंगे, पूरे, बहुत बड़े नहीं है। तो पूरे भारत में फैला हुआ है और 81 सेक्शन और 4 शेड्यूल है। अब ये जो 4 शेड्यूल है ना, कुछ ऐसे बटे हुए हैं, तो देखो बहुत अच्छे से। शेड्यूल नंबर 1 में, फर्स्ट शेड्यूल में सारे एलएलपी के प्रोविजंस है। प्रोविजन समझते हो? पूरा लॉ जो कहता है। सेकंड शेड्यूल ये कहता है कि एक फर्म एलएलपी में आ सकती है। मतलब जब से ये एक्ट आया
तो इससे पहले बहुत सारी पार्टनरशिप फर्म थी, बहुत सारी हजारों पार्टनरशिप फर्म्स हुआ करती थी। तो ऑप्शन दिए गए कि अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट करना चाहते हो एलएलपी में तो आप कर सकते हो। तो उन्होंने कहा भाई करने का प्रोसीजर क्या होगा। तो सेकंड शेड्यूल में फर्म को एलएलपी में लाने का प्रोसीजर, तो मैं आपको बताता हूं। आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर जाओगे ना ट्रेनिंग करने। कहाँ जाओगे ट्रेनिंग में? फर्मों में ही जाओगे ना। ऑलमोस्ट आज की डेट में मोर देन 40 to 50% जो फर्म है जो पहले पार्टनरशिप थी वो अब कन्वर्ट हो चुकी है किसमें? आप जाएंगे तो देखना आपकी फर्म के नाम के एंड में एलएलपी लिखा होगा, और आपका जो सीए है वो होगा 30 साल पुराना, 35 साल पुराना। तो इतना पुराना आपका सीए है तो आप लोग सोचोगे नहीं एलएलपी तो अभी आया एक्ट 2008 में। तो उसने क्या किया, सेकंड शेड्यूल में अपनी फर्म को क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया नॉर्मल पार्टनरशिप से एलएलपी के अंदर। ऑल वेल। थर्ड शेड्यूल कहता है कन्वर्जन ऑफ ए प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। थर्ड शेड्यूल में कन्वर्ट किया प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में। देखो एलएलपी के कई सारे फायदे भी हैं। प्राइवेट कंपनी ये सोच रही है कि यार हम जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में रूल्स रेगुलेशन थोड़े से ज्यादा है। एलएलपी में ऐसा नहीं है, रूल्स नहीं है, रूल्स है बट कम है। तो उन्होंने कहा यार अब हम एलएलपी बन जाते हैं, छोड़ प्राइवेट कंपनी से कन्वर्ट होते हैं थर्ड शेड्यूल में। और फोर्थ शेड्यूल कहता है कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी एलएलपी में आ सकती है। मतलब ये आंसर दे रहा है लिस्टेड कंपनी एलएलपी में कभी भी, लिस्टेड कंपनी बहुत बड़ी है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड, वो सीधा खुद ही सोचो कोई लिस्टेड कंपनी अक्षय कुमार आगे तुम्हें पढ़ाए अच्छा लगेगा? उसकी औकात मतलब यही रहेगी। ये नहीं कह रहा पढ़ाना गलत है, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। वो अक्षय कुमार है, वो ब्रिलियंट है अपनी एक्टिंग में। उसका वो काम भी ना करे जीवन भर तो उसकी इन्वेस्टमेंट इतनी होगी कि वो आराम से मस्त लाइफ को एंजॉय करे। वो यहाँ आगे अगर 100 बच्चों को पढ़ाए उसको मजा नहीं आएगा। कुल मिलाकर कोई बंदा इतने ऊपर से इतना डाउन नहीं आता। समझ गए? अब हम ही लोग देख लो, हम लोग सुबह से शाम तक बैच पढ़ाते हैं, ऑलमोस्ट फुल बैच होते हैं सारे, सब भरा रहता है। आप लोग देखते ही हो, अभी तुम्हारी क्लास होगी फिर वो इंटर वाले पैक बैठे होंगे, फिर वो दूसरी क्लास होगी, फिर फाउंडेशन की होगी। अब ऐसे में क्या हो जाता है जब एक बच्चे को पढ़ाना होता है, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी ऐसे में तो ना थोड़ा सा डाउन फील हो जाते हैं। बट हम एफर्ट पूरे लगाते हैं क्योंकि किसी समय हम एक ही पढ़ाते थे, एक से ही तो यहाँ पहुंचे। लेकिन यहां पहुंच के फिर से एक पढ़ाना हो तो बहुत मुश्किल। और ये दौर देखा हमने कोविड के बाद, पोस्ट कोविड। कोविड से पहले भरे भरे बिल्कुल बड़े बड़े बैचेस होते थे, कोविड में खत्म, 17-18 महीने फेस टू फेस कोई क्लास नहीं होती थी, ऑनलाइन थोड़ी बहुत हो गई। उसके बाद फिर वही आए 1 2 4 5। लेकिन वो एक पेंडेमिक था। बट जनरली एक कोई लिस्टेड कंपनी, रिलायंस जैसी कंपनी एलएलपी बन रही है तो डायनासोर से सीधा मच्छर बन रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, समझ गए? तो चारों के चार शेड्यूल ओके हैं भाई। तो ये जो पैसे आने डाटा खत्म हो गया। बेटा हमारे यहाँ वाईफाई है। चलो कट गए आप, ठीक है। चलो अभी सुनना, तो स्टार्ट कर दें, आ जाओ। तो आप लोग लिखें, हाँ हेडिंग बनाओ एलएलपी एक्ट। इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे।
चलो लिखो एलएलपी एक्ट 2008। चाहता हूँ आज लेके आता अगले सेशन में। अरे मेरे से कुछ मतलब इसको कंफर्म है बेटा, ऐसा नहीं बोलते सब चीज। चलो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एज पर एलएलपी एक्ट 2008, एलएलपी मीन्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट 2008। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा आता है, इससे पहले इसमें ये लिखो टोटल 81 सेक्शंस in 4 schedules फर्स्ट शेड्यूल में हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ प्रोविजंस। सेकंड शेड्यूल क्या कहता है, फर्म इनटू एलएलपी। थर्ड शेड्यूल क्या कहता है, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। और फोर्थ शेड्यूल कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। ठीक है, के भाइयों तो अगला पॉइंट लिखो, हु कैन बी द पार्टनर इन एलएलपी। एलएलपी में कौन कौन पार्टनर बन सकता है। बहुत अच्छे से समझना,
पहले ओरली समझते हैं फिर जाते हैं आगे। देख मेरे भाई, एलएलपी के अंदर यही खास बात है, एक और खास बात आ गई एलएलपी की। मैंने आपको साथ साथ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और एलएलपी के बीच का डिफरेंस भी पढ़ा रहा हूं। 3-4 डिफरेंस समझ लिया आपने, एक और डिफरेंस समझो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल बंदा जो है वो एलएलपी का क्या हो सकता था, सॉरी पार्टनरशिप का पार्टनर हो सकता था। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में फर्म का पार्टनर बन सकता था। यानी कि ए बी सी, दीपक, रहमान, ये जो नेचुरल पर्सन जितने बैठे हैं यही आपस में क्या कर सकते थे, पार्टनरशिप कर सकते थे। तो आपको नहीं लगता एक लिमिट सेट हो गई है कि सिर्फ एक नेचुरल पर्सन पार्टनरशिप कर सकता है, वरना बिजनेस तो बहुत सारे लोग करते हैं। तो फिर एक और एड ऑन किया एलएलपी एक्ट के अंदर। एलएलपी एक्ट में ये बात बोली कि नेचुरल पर्सन भी एलएलपी का पार्टनर बन सकता है और कोई नॉन नेचुरल पर्सन यानी कि कोई एक कंपनी भी एलएलपी का पार्टनर बन सकती है। जैसे कोई एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है ना, वो किसी एलएलपी का पार्टनर बन सकती है। इस एक्ट के अंदर ये वाली बात है। ऑल वेल, पहली बात समझ में आ गई? यार आप लोग एक बात बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि एलएलपी क्योंकि एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वहां जाती है अपना रजिस्ट्रेशन करवाने, और वहां आरओसी बैठा होता है, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है वैसे ही एलएलपी को कुछ कैरेक्टरिस्टिक मिल जाती है, और वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आएगी जो कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, कंपनी की सारी ऑलमोस्ट सारी कैरेक्टरिस्टिक एलएलपी को मिल जाती है। कंपनी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, क्या कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है? क्या होता है परपेचुअल सक्सेशन का मतलब? परपेचुअल शब्द का मतलब होता है इनडेफिनिट, सक्सेशन मतलब होता है एग्जिस्टेंस, इनडेफिनिट एग्जिस्टेंस। आ रहा है कुछ समझ में? मतलब एक कंपनी के सारे मेंबर्स की अगर डेथ भी हो जाती है तो भी वो कंपनी चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। सबकी डेथ हो जाए तो भी वो कंपनी चलती रहेगी। जैसे टाटा की कंपनी है, कितने साल हो गए टाटा की कंपनी को चलते हुए? 166 या 70 मान लो। क्या टाटा के मेंबर आज वही जिंदा होंगे? आए मेंबर गए, कंपनी चलती रहती है। सही है। तो जब एक एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन हुआ तो उसको भी ये कैरेक्टरिस्टिक मिली होगी परपेचुअल सक्सेशन की, लेकिन एलएलपी को ये कैरेक्टरिस्टिक मिली परपेचुअल सक्सेशन की, और एलएलपी में पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट है, यानी कंपनी कोई पार्टनर है, तो एलएलपी को ऑपरेट कौन करेगा? बॉडी कॉर्पोरेट तो खुद एक क्या है, आर्टिफिशियल है, तो ऑपरेट कौन करेगा? अरे कोई नॉमिनी तो तब आते ना जब हम मर जाते हैं। तो इसीलिए आगे और बताऊंगा, पार्टनर कोई भी हो सकता है लेकिन मिनिमम 2 इंडिविजुअल का होना जरूरी है। नहीं समझे? 2 के अलावा और बाकी कितने भी पार्टनर हो जाए वो एक एलएलपी के पार्टनर कंपनी हो सकती है, लेकिन मिनिमम 2 इंडिविजुअल होना बहुत। ऑल वेल? हाँ जी, बताएंगे अभी। समझ में आ गई बात? तो दूसरा और तीसरा टॉपिक मैंने एक साथ समझा दिया, अब करेंगे नोट। हु कैन बी पार्टनर इन एलएलपी में लिखो, एनी पर्सन कैन बिकम पार्टनर इन एलएलपी It does not matter whether he is
नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। It means the company can be a partner in LLP. एक LLP में कंपनी भी पार्टनर बन सकती है। तो ये जो वही बात जो मैंने अभी बताई, तो कम से कम कितने पार्टनर्स चाहिए? 2 इंडिविजुअल, मिनिमम 2 कितने, बाकी और कितने भी ले आओ, बाकी और कितने भी, एक एलएलपी के अंदर कितनी भी कंपनीज पार्टनर बन सकती है, लेकिन एलएलपी को ऑपरेट करने के लिए 2 नेचुरल पर्सन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लिखो एलएलपी मस्ट हैव मिनिमम 2 इंडिविजुअल पार्टनर्स। It means every LLP must have 2 natural persons, otherwise इनकॉर्पोरेशन ही अलाउड नहीं होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं होगा। एक काम करते हैं, एक सिंपल वर्ड में लिखो, इन सिंपल वर्ड। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या 2 कंपनी मिलकर एक एलएलपी खोल सकती है? नहीं, कंपनी इंडिविजुअल है। बेवकूफो, कंपनी कैन बी द पार्टनर। मैंने खोलने की बात की है, इनकॉर्पोरेशन की बात की है। तो इनकॉर्पोरेशन के समय पर 2 इंडिविजुअल का होना जरूरी है। हाँ जी, इन सिंपल वर्ड्स, 2 कंपनीज कैन नॉट ओपन LLP। यहां तक ओके है जी? कोई दिक्कत बच्चे? यार एक बात बताओ, ठीक है आप ये कह रहे हो कि कम से कम 2 इंडिविजुअल का होना हमेशा क्या है, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे तो है ही जरूरी, क्योंकि 2 के बिना तो एलएलपी खुलेगी नहीं। और 2 इंडिविजुअल यानी नेचुरल मेरे और आपके जैसे लोग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया? क्या 2 लोगों ने मिलकर एलएलपी खोली, ए और बी ने, एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन भी हो गया, आरओसी ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया, एलएलपी का बिजनेस स्टार्ट हो गया। थोड़े समय बाद 2 में से किसी एक पर्सन की या तो डेथ हो गई, या वो पगला गया, या कुछ भी ऐसा हो गया कि उसको जाना पड़ गया। तो अब एक सिंगल बंदा बचा है जो एलएलपी रन कर रहा है। लेकिन रूल क्या कहता है? तो फिर अब क्या करें? नया लेकर आओ। तो सुनो जी, होगा पक्का कभी ना कभी तो ऐसा होगा, खासकर उन फर्म में जिसमें 2 ही इंडिविजुअल है। तो ऐसा कभी ना कभी जरूर होगा कि भाई 2 ही इंडिविजुअल है, फर्म रजिस्टर्ड हो चुकी है, और भविष्य में ऐसा हो गया कि फर्म के अंदर भविष्य में, फ्यूचर में ऐसा हो गया कि एक बंदा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो कोई बात नहीं, 6 महीने का समय। कितने महीने का? विद इन 6 मंथ आप दूसरा वाला इंडिविजुअल बंदा लेकर आ जाओ, इट्स फाइन।
एलएलपी बंद नहीं होगी, क्योंकि एलएलपी को तो परपेचुअल सक्सेशन की कैरेक्टरिस्टिक मिल गई है, तो 6 महीने में ले आओ। लेकिन वो कतई बेशरम निकला। वो वही बता रहा हूं, अगर 6 महीने में नहीं ला पाए या नहीं लाए जानबूझ के या कैसे भी, तो अब वो एलएलपी को इलीगल एसोसिएशन मान लिया जाएगा। कौन सा एसोसिएशन? आ गया समझ में? अगर मिला ही नहीं तो यार फिर जान के भारत में तो तू यही नहीं बोल सकता मिले, 142 करोड़ लोग हैं यहाँ। तू पसीने का ही भंडारा कर, 500 लोग आ जाएंगे, कैसी बात है? चल भाई। चलो ये कोई अंटार्कटिका थोड़ी है, वो आदमी नहीं है, भालू घूम रहे सब। भारत है भाई, क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिला तो बंद कर दे, चला मत 6 महीने से आके, क्योंकि फिर लीगल हो जाएगा। रिडक्शन इन नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो लिखो देयर मस्ट बी ऐसे लिखो, देयर मस्ट ऑलवेज बी मिनिमम 2 individual partners वरना टेक्निकल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी, अदरवाइज technical requirement will not be fulfilled. आगे लिखो, if number of partners go below 2, तो वापस उसको कितने टाइम में बढ़ाना है? It must be increased back within 6 months otherwise LLP become illegal association. डन है? एक हेडिंग लिख लो और समझना फिर पहले। टॉपिक का नाम है क्या? डेजिग्नेटेड पार्टनर। लिख लिया? चलो इसको समझते हैं जरा, बुक पे जाके। बुक पढ़ाऊंगा नहीं, साइड में लिखना है, नोट्स में नहीं लिखता मैं, वहां खराब हो जाएगा। तो टॉपिक क्या था मेरा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। जरा ध्यान से समझना। अच्छा, इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे बाद में जाएंगे, ठीक है? थोड़ा सा अभी नोटिंग कर लेते हैं, मेन मेन पॉइंट नोट करवा के रिमेनिंग पॉइंट एलएलपी का हम बुक से करेंगे। आप सभी को एक बार और बता दूं, रिक्वेस्ट कर दूं, जो नोट्स लिखवाए हुए हैं मैंने आप लोगों को और आगे भी मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कोई सा भी एक्ट हो, जो भी नोट्स आपके पास है वो नोट्स सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट समझते हो?
कि सिर्फ नोट्स पढ़ो और पहुंच जाओ। नोट्स पढ़कर आपको मटेरियल पढ़ना ही पढ़ना है। देखो हमें पास ये नहीं है कि 40 लाने, अपने को मार्क्स लाने, ठीक है, मतलब मार्क्स लेकर आने। अब पूरे के पूरे मार्क्स आपको लेकर आने हैं तो उसके लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, इन डेप्थ। कंपटीशन बहुत बढ़िया वाला है, इंजॉय करो अपनी पढ़ाई को, बहुत टेंशन नहीं लेनी। लेकिन टेंशन नहीं लेने का मतलब ये नहीं कि छोड़ दो। सर का स्टेटस पढ़ लिया 2 दिन पहले का, सही लिखा हुआ तो पढ़ा था किसी ने, गधो। बेवकूफ, इतनी बढ़िया लाइन मैंने तुम लोगों के लिए लिखी थी, आप क्यों बताऊं, खुद देख लेना। यूट्यूब के उस पे पोस्ट पे भी मैंने लिखा हुआ है, देख। तो टेंशन नहीं लेना, लेकिन अपनी पढ़ाई करते रहो रेगुलर बहुत अच्छे से। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, यानी कि नोट्स सब्स्टिट्यूट नहीं, नोट्स एक मदद है। तो पहले यूनिट के नोट्स को पढ़ेंगे, देन बुक पे जाएंगे, तो आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। और कुछ क्रिएटिविटी अपनी निकालते रहा करो पढ़ते पढ़ते। बुक के ऊपर साइड में कहीं कुछ लिखते रहो नोट्स, चींटी मत बना देना कि बाद में तुम्हें ही समझ में ना आए। अच्छे से लिखो, साफ साफ, ठीक है। और मैंने आप लोगों को एक सलाह दी थी पहले, अगर आप वो कर रहे हो शॉर्ट नोट्स वाले, बनाते रहो अपने शॉर्ट नोट्स, ठीक है। मजाक नहीं, मजाक नहीं, बिल्कुल अच्छे से ये मेहनत करो। बहुत कम समय है, ज्यादा समय नहीं है, लेकिन कम का मतलब ये नहीं है इम्पॉसिबल है। अभी इतना समय तो है, अगर अभी से भी लग के अगर आप लोग बैठ गए तो आई थिंक आप सबके सब क्लियर हो जाओगे। हालांकि इंस्टीट्यूट का रिजल्ट ऐसा नहीं है, बट आप लोगों को इंडिविजुअली अपने आप को तो उस कैटेगरी में रखना है कि हम लोग पास होंगे ही होंगे, ठीक है। चलो डेजिग्नेटेड पार्टनर की हम बात करेंगे। तो ये क्या है, देख भाई, इससे पहले ना एक एक्ट था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ऐसा कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं था। वहां तो म्यूचुअल एजेंसी थी, एक्टिव पार्टनर होता था, स्लीपिंग होता था, स्लीपिंग अपने घर पे रहता था, वो सिर्फ पैसे दे देता था, बिजनेस चलता था, एक्टिव पार्टनर काम करता था, ऐसे ही था सिस्टम। अब क्योंकि जब भी कोई एक सेपरेट एक्ट आता है, अब जैसे कि मान लो किसी ने अपने घर का रिनोवेशन किया और एज इट इज सेम घर बना दिया पहले की तरह, सब कुछ सेम है, फर्नीचर वर्नीचर ये वो सब एज इट इज है, तो फिर नया घर क्यों बनाया, पगला नहीं है तू? जब सब कुछ सेम ही रखना है तो नया क्यों बनाया? सही है। हमारी क्लासेस भी है, जैसे ही हमारे नए अटेम्प्ट आते हैं हम लोग कुछ ना कुछ बदलाव करते हैं पढ़ाने के तरीकों में, कुछ ना कुछ चेंजेस हमेशा होते हैं। क्यों? क्योंकि चेंज एक डिमांड है मार्केट की हमेशा। जब भी कुछ नया आता है तो उसमें बदलाव किए जाते हैं। एलएलपी एक्ट ने भी कुछ ऐसे ही किया। एलएलपी एक्ट 2008 आया, तो जैसे एक कंपनी ऑपरेट करती है ना, तो कंपनी को ऑपरेट करने के लिए डायरेक्टर्स लगते हैं, सुना होगा तुम लोगों ने। कंपनी ऑपरेट करेगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। तो एलएलपी अगर ऑपरेट करेगा तो वहां पर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनाए गए, कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने बहुत जरूरी है। और दोनों कौन होंगे? दोनों इंडिविजुअल होंगे। ये दोनों कौन होंगे? दोनों अब इंडिविजुअल का मतलब क्या सर? ये वही है कि एक एलएलपी को बनाने के लिए भी 2 इंडिविजुअल और डेजिग्नेटेड पार्टनर भी 2 इंडिविजुअल? तो नहीं जी, दोनों ही अलग है। मैं बताता हूं कैसे। यहां ये जो 2 इंडिविजुअल बंदा है ना, होंगे दोनों ही इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर में। लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर में ऐसा हो सकता है कि किसी बॉडी कॉर्पोरेट के नॉमिनी को आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकते हो। नहीं समझे? एलएलपी में पार्टनर कौन कौन हो सकते हैं? इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और बॉडी कॉर्पोरेट, दोनों पार्टनर हो सकते हैं।
लेकिन एलएलपी को ओपन करने के लिए कम से कम 2 कौन चाहिए? ये एक सेपरेट कंसेप्ट हो गया। अब बात आती है कि एलएलपी को जब इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो इनकॉर्पोरेशन से पहले ही हमें डेजिग्नेटेड पार्टनर भी अपॉइंट करने हैं, कम से कम कितने? तो इंडिविजुअल भी हो सकता है डेजिग्नेटेड पार्टनर, और बॉडी कॉर्पोरेट का नॉमिनी या रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हो आप। इसको भी क्या बना सकते हैं? तो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर का होना बहुत जरूरी है। याद रखना, इन 2 आउट ऑफ 2 एक बंदा मस्ट बी रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का। 1 मस्ट बी, और रेजिडेंसी के लिए वो भारत में कितने दिन रहा हो। क्लियर है? और मान लो किसी डेजिग्नेटेड पार्टनर की डेथ हो गई या वो चला गया छोड़कर, तो विद इन 30 डेज नया डेजिग्नेटेड पार्टनर हमें अपॉइंट करना है, और वो बंदा जिसको आपने डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट किया हो वो कभी भी कन्विक्टेड ना रहा हो। कन्विक्टेड मतलब कोई कोर्ट ने उसके खिलाफ कोई सजा ना दी हो, उसने क्रेडिटर से कोई सेटलमेंट ना किया हो पहले। मान लो पहले दूसरी जगह पे फ्रॉड करके सेटलमेंट करके फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ करेगा फ्रॉड। आ गया समझ में? चलो अब इसके बारे में लिखते हैं। कहाँ गया जी? नोट्स कहाँ है एलएलपी के? ये है ना। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर में लिखो एवरी एलएलपी must have minimum two designated partner. These partners are responsible for performing all the compliance of LLP Act 2008. So they will be liable for all punishment under the Act designated partners must be decided and declared before incorporation. कब करना है? इनकॉर्पोरेशन से पहले। और कम से कम एक डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होना चाहिए? At least one of the designated partner must be Indian resident
और कभी अगर कैजुअल वैकेंसी हो जाती है, इफ कैजुअल वैकेंसी अराइजेस, इन द ऑफिस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो कितने दिन में फिल करनी है? इट विल बी फिल्ड विद इन 30 by remaining part. ठीक है, हाँ दो डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम तो फर्म पे डिपेंड करता है, फर्म बड़ी है तो और बढ़ा दो, ठीक है। देख ये डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर आप लोग इंपॉर्टेंट भी लिख लो, पेपर में आने के चांसेस हैं। है जी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सब सुनना। अब कुछ लोग हैं जो डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकते, या तो जो इंसॉल्वेंट है या जिन्होंने अप्लाई किया हुआ इंसॉल्वेंसी के लिए। खुद ही सोचो, अगर मैंने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया हुआ तो मैं डेजिग्नेटेड पार्टनर कैसे बन सकता हूं? या मेरा कन्विक्शन हुआ है कोर्ट में, या मैंने और कुछ क्रेडिटर से सेटलमेंट किया है, ठीक है, तो इन्हीं को मैं एक जगह पर लिखता हूं, लिखो फॉलोइंग, क्या होगा नीचे जो पता है पेन गिरे था। लिखो लिखो फॉलोइंग पर्सन कैन नेवर बिकम designated partner. Number one, person who has applied for insolvency. Number दो, any person who has not made payment to his creditor or made any compromise with them in last पिछले 5 साल में, या एनी पर्सन who has been in jail for 6 months or more. जो जेल में रहा हो कम से कम कितने महीने? क्या? अगर 6 महीने का कमरा हो तो और ऊपर की कंडीशन नहीं होती तो हो सकता है, अब बन सकता है। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता ना वो, एलएलपी एग्रीमेंट कैसे करेगा? ठीक है, डन है। चलो जरा बुक की तरफ चलते हैं, अभी नोट्स और करेंगे, नोटिंग और होगी आगे जाके, फिलहाल अभी बुक पे चलते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से है, किताब का थोड़ा सा हिसाब किताब।
द एलएलपी, बेटे सब शांत। द एलएलपी एक्ट आपका स्टार्ट हुआ, तो आपके इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू ऑल वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म एलएलपी, इट्स नीड, स्कोप एंड एडवांटेज। मुझे लगता है ये पहला वाला काफी हद तक आप लोगों को समझ में आ गया है। दूसरा है अबाउट इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, ये अभी मैंने नहीं कराया। और डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हम लोग करेंगे। तो चैप्टर का ओवरव्यू कुछ इस तरीके से है। ये जो एलएलपी है, एक इंट्रोडक्शन, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक, इनकॉर्पोरेशन और डिफरेंस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया एलएलपी एक्ट एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया में। कितने सेक्शन है? 81 सेक्शन और 4 शेड्यूल है। चारों शेड्यूल का मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या है शेड्यूल में। सबसे पहले शेड्यूल में क्या है? प्रोविजंस है सारे, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, एलएलपी, ठीक है, ये सारी बातें। सेकंड शेड्यूल में कन्वर्जन करेंगे फर्म इनटू एलएलपी। थर्ड शेड्यूल में प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। फोर्थ शेड्यूल में अनलिस्टेड इनटू। क्लियर है? अगली बात ये भी मैंने आप लोगों को बता दी कि जैसे कंपनीज एक्ट का जो, नीचे से जाना, कंपनीज एक्ट का जो पूरा का पूरा वो है एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनीज एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड द आरओसी, वो दोनों सेम है जो कंपनीज एक्ट के होते हैं। मतलब एक प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के अंदर जब भी मैं एक प्राइवेट कंपनी बनाना चाहता हूं, तो फिर मेरे को लगेंगे कौन कौन? सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन कराऊंगा, और इनकॉर्पोरेशन करने के लिए मुझे कहाँ जाना होगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। हाँ हाँ, ऑनलाइन ही हो रहा है सब कुछ, बट हो बैठा तो आरओसी होता है ना। अब तू व्हाट्सएप पे क्या भूत से बात करता है? वहां भी कोई बंदा ही होता है ना, ऑनलाइन है तो कुछ नहीं है। आगे सुनो, दिखा दे गुस्से में। चलो अभी सुनना। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जैसे कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो एमसीए चाहिए, और एमसीए के नीचे जो है वो आरओसी बैठा हुआ है। तो आरओसी यहां भी है और एमसीए यहां भी है। मतलब एलएलपी के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एमसीए की वेबसाइट पे ही जाना पड़ेगा और रजिस्टर योर एलएलपी में आरओसी के पास, वही रजिस्ट्रार है हमारा, ठीक है। The Ministry of Corporate Affairs and ROC are entrusted with the task of administrating the LLP Act 2008. The central government has the authority to frame the rules with regard to the LLP Act and can amend them by notification in the official gazette from time to। देखो, कोई भी एक्ट कभी आता है तो उसके साथ में अमेंडमेंट फ्यूचर में आती है। अभी एलएलपी में अमेंडमेंट आई थी, मैंने पिछले सेशन में बच्चों को पढ़ाए हुए थे, एक दो बच्चे बैठे भी हैं। It also be noted that the Indian Partnership Act 1932 is not applicable to LLP। मतलब IPA अलग है और LLP एक्ट अलग है। आपको दोनों को मर्ज नहीं करना एक जगह पर, दोनों चीजें सेपरेट होती है। ऑल वेल। अब कह रहा है LLP एक्ट 2008 अमेंड हुआ है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट एक्ट 2021 डेटेड 13 अगस्त 2000। अभी इसमें अमेंडमेंट भी आई थी कुछ टाइम पहले, ठीक है। नीड ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ एलएलपी, क्यों लेकर आए एलएलपी को? ये सारी बकवास मैं आपके सामने कर चुका हूं, लेकिन इसको भी पढ़ेंगे, देखते हैं क्यों लेकर आए थे एलएलपी। द लॉ मेकर्स envisages the need for bringing out a new legislation। What is the meaning of legislation? मेरे गरीबों, कानून। For creation of the limited liability partnership to meet with the contemporary growth of the Indian economy। देखो जी, इकोनॉमी की ग्रोथ चाहिए। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन क्या था? ऑप्शनल, वही कराए थे। मैं आपको जैसे बताता हूं,
भारत के अंदर पहले कई लोगों के पास अपना आइडेंटिटी कार्ड होता था, कईयों पे नहीं होता था। अब होता किस पे था? जिसको जरूरत पड़ती थी वो बनवा लेता था पासपोर्ट, उसको इंडिया से बाहर जाना। यानी कि लीगल इलीगल बहुत तरीके के लोग भारत में रहते थे। लेकिन फिर भारत की सरकार थोड़ी सी एक्शन में है, सख्त हुई। बताओ यहां पर कितने बच्चे हैं जिसके पास आधार कार्ड नहीं है? अच्छा क्यों है? क्योंकि सब बनवा रहे थे सर, हम भी चले गए। पता है क्यों है? क्योंकि आप कहीं भी जाओगे ना तो आपसे पहले यही मांगते हैं, और नहीं है तो निकलो। जैसे कोविड में भी यही हो रहा। कोविड में वो जो ऐप थी वो आधार से लिंक थी, कोविड वाली। तो आप किसी कंपनियों में जाते ना तो आपसे गेट पे बेटे आधार कार्ड दिखो, वो तो सर हम फ्रॉम बांग्लादेश, फ्रॉम बांग्लादेश, सही है। तो जिंदा नहीं आता यहाँ पे। तो भाई साहब बहुत वहां तो गेट पे सीधा बोला भाई आधार दे और एंट्री मार। तो ये सब जब कंपलसरी किया गवर्नमेंट ने, तब गवर्नमेंट को इसका फायदा हुआ। आज सबके पास अपना आधार है, मतलब एक पहचान करना बड़ा आसान है। जब सबके आधार वधार बनाए तभी तो पता लगा हम चाइना से भी आगे हो गए। नहीं तो पहले पता कहां चला था। सही है। तो ये बहुत जरूरी है। ऐसी क्या होता है अपने देश में इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए भी, क्योंकि पार्टनरशिप थी, फर्म थी, फर्म ऑपरेट भी कर रही थी, लेकिन कोई कंप्लायंस नहीं था, कोई ऊपर अथॉरिटी नहीं थी। तो फर्म्स क्या करती थी? आधा काम ब्लैक में, और वहां रजिस्ट्रेशन भी ऑप्शनल था। हमें तो ये भी नहीं पता कितनी फर्म चल रही है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन क्या है? ऑप्शनल है, चल रही है बस। तो इन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने इंडियन इकोनॉमी में बदलाव करने के लिए इन्होंने कहा कि एक नया कॉरपोरेट चाहिए हमें। कंपनी तो है ऑलरेडी यार, कंपनी बनाना इतना आसान नहीं होता। कोई आम आदमी बड़ी जल्दी कंपनी नहीं बनाता, क्योंकि कंपनी बनाने में खर्चे बहुत होते हैं और कंपनी ऑपरेट करने में भी बहुत खर्चे होते हैं। कंपनी में ऑडिट कंपलसरी है, टैक्सेशन का ये वो, रिटर्न भरो, जीएसटी लो, सब कुछ करो। तो इन्होंने क्या करा? ए नीड हैज बीन फेल्ट, एक महसूस हुई जरूरत, for a new corporate form that would provide an alternative to the traditional partnership with unlimited personal liability on the one hand and the statute based governance structure of the limited liability on the। अरे काम करो, जिसको अनलिमिटेड में रहना रहने दो, लिमिटेड वाली भी लेकर आओ। तो फिर दूसरे इंस्टीट्यूट मतलब होता है कानून। In order to enable professional expertise and entrepreneur initiative and combine, organize and operate in flexible, innovative and efficient manner, the LLP Act 2008 was all well। चलो अब ये एलएलपी क्या है? दस एलएलपी एज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑल्टरनेटिव है कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल का। मैंने आपको बोला ना आज की क्लास के अंदर, एलएलपी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है कंपनी और एलएलपी में। जो बच्चे ने कंपनीज एक्ट पढ़ा है या जो बाद में पढ़ेगा, कंपनीज एक्ट जैसे ही पढ़ लेगा ना उसको एलएलपी बच्चों का खेल लगेगा। इसी वजह से वो एलएलपी को ढीला छोड़ के चला जाता। तो आप लोगों को इसको ढीला नहीं छोड़ना। तो देखना, ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, it provides the benefit of limited liability but allow its member the flexibility of organizing their internal structure as a partnership based on mutually arrived। कुल मिलाकर ये एक बेनिफिट देगा लिमिटेड लाइबिलिटी का, और अलाउ करेगा उनके मेंबरों को कि वो एक ऐसा इंटरनल स्ट्रक्चर बना सके जो एक पार्टनरशिप की तरह लगे। म्यूचुअल राइट्स, म्यूचुअल ड्यूटीज जो फर्स्ट शेड्यूल में दे रखा है। The LLP form enable entrepreneur, professional and enterprise providing service of any kind or engage in scientific and technical discipline to form commercially efficient vehicles suited
टू देयर रिक्वायरमेंट। यार वो बताओ, कहीं तुम्हें धर लिया, मान लो तुम कहीं घूम रहे हो, ब्रिटेन में चले गए, मान लो एक रात को तुम सोए दारू दूरू पी के, और सुबह आंख खुली तो तुम सड़क पर सो रहे थे। उठे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल ग्रीनरी ग्रीनरी हर जगह पे, आसमान बिल्कुल साफ है, नॉन पोल्यूटेड। अजीब सी एक गाड़ी निकली, तुमने कहा यार इंडिया में तो, हमारे घर में तो आसपास ऐसी गाड़ी है नहीं, हमारे यहाँ तो गंदी सी जाती है गाड़ियां। वहां से 6-8 अंग्रेज आते हुए आ रहे हैं, तुमने फिर अपने आप को चूटी वूटी काटी, ऐसा करा, नींद में तुम देखा तो जेन्युइनली पर चला तुम किसी विदेशी कंट्री में पहुंच गए। कैसे पहुंचे ये मत पूछना, मुझे भी नहीं पता। मुझे एग्जाम्पल देना है। हाँ अभी सुनो, अब वही आप पूरे दिन घूमते रहे, परेशान रहे, तो जनरली कोई यहां से, मान लो आप लंदन पहुंच गए थे, जनरली अभी आप लोग विद पासपोर्ट लंदन जाओगे तो आप बिल्कुल इंडिपेंडेंस फील करोगे। एयरपोर्ट में उतरती अंग्रेज से, हाउ आर यू, ये बेबे। और भाई बिना पासपोर्ट के आप लोग किसी कंट्री के अंदर हो तो भाई छुपते छुपाते हैं, वही पुलिस आ जाए आपके सामने, आ गई, हैज योर गुड नेम, आई डोंट नो इंग्लिश। पहले तो यही बोलोगे आप, ये बोलो आपका नाम क्या है, जैसे भी उसने बोला, और आपसे पासपोर्ट मांगे, आपके पास नहीं है, तो डर लगेगा। यस और नो? ऐसी पहले पार्टनरशिप हुआ करती थी, उनका कोई स्टेटस नहीं था, कोई रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल हुआ करता था, कोई कंप्लायंसेस नहीं थी, कोई डिसिप्लिन नहीं था। अब देखो कानून बना दिया, पूरा एक्ट बनाया, आपको बोला भाई आप इस एक्ट में रजिस्टर्ड होकर अपने बिजनेस को करो, फ्रीडमली करो, इंडिपेंडेंटली करो, तो सब एंथुजियाज्म में काम करेंगे। इसी वजह से तो जितनी भी पुरानी फर्म्स थी, मोस्ट ऑफ द फर्म्स कन्वर्ट होके शेड्यूल नंबर 2 की वजह से कन्वर्ट होके क्या हो गई, एलएलपी बन गई। क्यों? क्योंकि काम करने का तरीका बड़ा अच्छा है, कंप्लायंसेस है, कंप्लायंसेस है, बट बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस नहीं है, मोर और लेस प्राइवेट कंपनी की तरह थोड़ा उससे कम है। तो बताओ इकोनॉमी को एक नया बूस्ट मिला या नहीं? ये जो हमारा भारत ग्रो कर रहा है, ये ग्रो किसी एक इंडस्ट्री की वजह से नहीं कर रहा, ये इंडिया जो ग्रो कर रहा है ये बहुत सारे अलग अलग, यस, भाई कंपनीज एक्ट को अपना अलग बूस्ट मिला, कंपनीज एक्ट 2013, अलग बूस्ट या एलएलपी को दे दिया इन्होंने, दूसरे बिजनेसेस चल रहे हैं, स्किल ये वो फलाना ढिमका, आ रहा है कुछ समझ में? ये सारे इसके बेनिफिट देते। अब इनका मीनिंग एंड कंसेप्ट, सबसे पहले एलएलपी का मीनिंग, ए एलएलपी इज अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद लिमिटेड लाइबिलिटी, विद limited liability. It is an alternative corporate business vehicle, all well, that not only gives the benefit of limited liability at low compliance cost. देखो इन्होंने ये नहीं बोला compliance नहीं है, compliance है, लेकिन क्या है, लो है, but allow its partner the flexibility of organizing their internal structure as a traditional partnership. मतलब एक तुम पार्टनरशिप भी चलाते रहो जैसे ट्रेडिशनल में चल रही है, बस एक कंप्लायंस कॉस्ट आपकी लो है, आपको लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट मिल जाएगा। द एलएलपी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी एंड वाइल, देखो ये सेपरेट लीगल एंटिटी जो है ना, ये कंपनी की एक कैरेक्टरिस्टिक है। जितने लोगों ने एक्ट पढ़ा है उनको पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं पढ़ाऊंगा आगे। कंपनी अलग होती है और कंपनी से जुड़े हुए सारे लोग क्या होते हैं, पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी थी, यहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी है एलएलपी में। एलएलपी का पार्टनर और एलएलपी बिल्कुल सेपरेट होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं, ऑल वेल, एंड वाइल द एलएलपी इटसेल्फ विल बी लाइबल फॉर द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर विल बी लिमिटेड। आगे है एलएलपी एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी and business organization is an alternative corporate business form that gives the benefit of limited liability of a company and the flexibility of a partnership. All well.
Since LLP contains element of both a corporate structure as well as partnership firm structure, तो इसको कहते हैं LLP is called, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक हाइब्रिड है कंपनी और इसमें दोनों फायदे हैं, कंपनी के भी और देखो ये आपको अच्छे से समझना है। LLP एक ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है जी। इसका मतलब ये होता है बेटे, जैसे मैं एक अगर कंपनी चला रहा हूं तो कॉर्पोरेट बोलते हैं कंपनी को, LLP हालांकि है तो पार्टनरशिप बट वो एक कॉर्पोरेट का ऑल्टरनेटिव बन गया। मतलब देखा जाए ना ये कंपनी ही है, तो नाम इसका LLP का पार्टनरशिप है, पार्टनर्स को थोड़ा सा बेनिफिट दे दिया ताकि वो म्यूचुअल राइट्स ड्यूटीज भी पूरी करते रहे और अपना फर्म को भी ऑपरेट करते रहे। It allow the partners the flexibility of organizing their new form of legal business entity with limited partners की liability क्या रहती है Limited. और LLP itself will be liable for full extent of it है। पुराना पार्टनरशिप एक्ट में सारे के सारे पार्टनर्स लाइबल होते थे, यहां कौन लाइबल हुआ, समझ गए। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन में पहला मैं बॉडी कॉर्पोरेट का बता रहा हूं, सेक्शन 21D, इट मीन्स ए कंपनी as defined is clause 20 of the section 2 of the Companies Act। कंपनी की ना डेफिनेशन है सेक्शन 2(20), क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 कहता है कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। 2013 से पहले के जितनी भी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड कंपनी थी वो ऑटोमेटिकली किसमें बन जाएगी। वहीं पर एक डेफिनेशन आपकी बता रखी है, it means a company as defined in clause 20 of section 2 of the Companies Act and includes, तो बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या इंक्लूड होता है, एक तो कंपनी LLP रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, हर LLP जो भारत के अंदर इस LLP एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट का पार्ट मानी जाती है। ए LLP पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कोई भी LLP जो भारत के बाहर रजिस्टर्ड हुई है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट का पार्ट मानी एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। कोई भी कंपनी जो है वो आउटसाइड इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। देखो बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड इज वाइडर देन कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी आता है, कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है लेकिन कंपनी के अलावा सारी LLP और हर वो कंपनी जो फॉरेन में भी रजिस्टर्ड हुई है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट का पार्ट है। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड नहीं है सोल कॉर्पोरेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाँ ठीक है, तो मतलब जो सिंगल बिजनेस कर रहे हैं ना प्रोप्राइटर वो बॉडी कॉर्पोरेट थोड़ी है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होता, सोसाइटी नहीं होती जो कोऑपरेट करते हैं सब रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी वगैरह जो होती है, या एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो डिफाइन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड कर दे ऑफिशियल गैजेट में। अगर सीजी ने बोल दिया ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो नहीं है, इसके अलावा बाकी सब क्या होते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। ऑल वेल, एक डेफिनेशन ही है अभी, एक डेफिनेशन करा के मैं बाकी चीजें बाकी डेफिनेशन बाद में बताऊंगा धीरे धीरे। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 19, सेक्शन 4 कहता है LLP एक्ट का कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 4 हम एप्लीकेबल नहीं करते। दोबारा से बोल रहा हूं सुनना, सेक्शन 4 ऑफ LLP एक्ट ये कहता है कि हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4 अपने ऊपर नहीं लगवाते। पता है क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 4 कहता है डेफिनेशन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट LLP पर एप्लीकेबल नहीं है, वो अलग है तुम अलग, LLP अलग वो अलग। ऑल वेल, अब बात करते हैं पार्टनर्स की।
Any individual or body corporate may be a partner in LLP. However, an individual shall not be capable of becoming a partner of LLP if, अभी आप में से किसी ने पूछा था, he has found to be unsound mind, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, और वो बंदा इंसॉल्वेंट है, ये बंदे पार्टनर नहीं बन सकते। बाकी इसके अलावा कोई भी इंडिविजुअल भी एलएलपी का पार्टनर, लेकिन यही एक क्वेश्चन आता है, नहीं बन सकता, पार्टनर तो बन सकता है, पार्टनर बट ही विल नॉट बी, ठीक है, वो तो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी किया। अब यह कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, सेक्शन 6, मैंने यहां पर देखो बताया, एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट, और किसी भी समय अगर नंबर ऑफ पार्टनर रिड्यूस हो जाए तो कितने टाइम में, ये तो पढ़ चुके हैं, और अगर उसके बाद भी बिजनेस चलाया तो फिर ये इलीगल है, पर्सनली लाइबल होंगे सारे। अब बात होती है डेजिग्नेटेड पार्टनर, सेक्शन नंबर 7, एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2, जो कौन होने चाहिए, और एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी, और मान लो किसी एलएलपी में सारे पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट है, इन विच वन और मोर पार्टनर आर इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट, एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल हु आर पार्टनर ऑफ सच एलएलपी और नॉमिनी ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट शैल एक्ट एज, बोला था ना मैंने, नॉमिनी को आप बना, रेजिडेंट का मतलब जो भारत में, तो देखो जी एग्जाम्पल, देयर इज एन एलएलपी बाय द नेम इंडियन हेलीकॉप्टर्स एलएलपी, हैविंग 5 पार्टनर, नेमली मिस्टर ए नॉन रेजिडेंट है, बी कौन है, सी रेजिडेंट है, डी रेजिडेंट है, और ई रेजिडेंट है। इन दिस केस एटलीस्ट 2 शुड बी नेम्ड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर, जिसमें से एक क्या होना चाहिए, हैंस मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर डेजिग्नेटेड। अगर ए नॉन रेजिडेंट और बी नॉन रेजिडेंट दोनों को डेजिग्नेटेड किया तो पॉसिबल, यहां पर सी, डी और ई में से एक बंदा जरूर डेजिग्नेटेड पार्टनर होना बहुत ऑल वेल। चलो आज यहीं तक करेंगे, अगली क्लास में खत्म करने की कोशिश करेंगे, वैसे अगली में नहीं होगा।